हेलो। हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ सर, दिखाई दे रहा ओके। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनवायरमेंटल इथिक्स। सो इथिक्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज इथिक्स? व्हाट इज इथिक्स? फिर आएंगे एनवायरमेंटल इथिक्स में। इथिक्स चीजें जो है, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली लॉजिकली राइट और रॉन्ग, आइदर इट इज गुड और बैड, समथिंग दैट जो मन से बोलते हैं कि हाँ ये काम करना चाहिए, ये कितना परसेंट सही है करने से। एक तो कुछ जरूरी काम की वजह से हम करते हैं वो काम, लेकिन क्या होता है फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं राइट है या रॉन्ग है, वो डिसाइड नहीं हो पाता है। फिर भी रंग होता है कुछ किसी केस में, लेकिन वो काम हम लोग करते हैं। सो दैट डिसीजन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वेदर इट इज गुड और बैड, दिस थिंग इज कॉल्ड इथिक्स। लेट्स सी। इथिक्स मीन द स्टडी ऑफ गुड एंड बैड, राइट और रॉन्ग। कोई भी चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे और बताएंगे कितना परसेंट सही है कितना परसेंट गलत है, एनीथिंग। सो there are environmental ethics mean that environmental work or that thing that is interrelation with the environment, whether it is either right or wrong, that is called environmental ethics. So there are ethical standards are also there. That means we are set up a criteria to differentiate it with right or wrong, do's और don'ts। जैसे कि ये करना चाहिए उसमें 1 पॉइंट, नहीं करना चाहिए 1 पॉइंट, -1 पॉइंट। ऐसे हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट वी आर सेइंग दैट दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। एनवायरमेंटल एथिक्स इज द स्टडी ऑफ एथिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड डैम, एक डैम बिल्ड करना है, सो आप बता सकते हो वो डैम जो बिल्ड करेंगे वो एक्चुअली सही है या गलत है? उसको कौन सा तरीका से हम मैप करेंगे वेदर टू बिल्ड डैम इज राइट और रॉन्ग। लेट्स से द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? डैम बनाने से बहुत लोगों का फायदा होगा। फॉर एग्जांपल, वाटर रिजर्वियर है, केनाल होगा, इरिगेशन सिस्टम होगा, एग्रीकल्चर होगा, ड्रिंकिंग वाटर होगा, रोड बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। दीज आर द मेन फोकस व्हिच इज मेनली विजिबल फॉर द पॉजिटिव वे। उसका नेगेटिव साइड्स भी है डैम बनाने में। लार्ज नंबर ऑफ पीपुल विल बी डिस्प्लेस्ड, देयर एग्रीकल्चर लैंड विल बी सबमर्ज्ड, लार्ज फॉरेस्ट एरिया विल बी सबमर्ज्ड, so many animals and birds that will be forced to migrate to another position and loss of habitats takes place। ये भी हो सकता है, बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं। तो हम लोग कैसे जज करेंगे वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कैसे डिसीजन लेंगे? दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल इथिक्स। So here some questions like there are many ethical decisions of human beings make with respect to environment। जैसे कि मैंने एग्जांपल एक डैम बनने का दिया। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आता है हर एक फील्ड में। इंडस्ट्री बैठना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाई डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या ये करना है, वो सारे बहुत चीजें करना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ये मतलब परमिशन लेना है, बहुत सारी चीजें है। So these are different mapping procedures and objectives also there to set whether decide it is right or wrong। क्वेश्चन जैसे कि should we continue to clear cut forest for the sake of human consumption? फॉरेस्ट हम लोग कट करते हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, इट इज राइट और रॉन्ग? व्हाई शुड वी कंटिन्यू प्रोपागेट आवर स्पेसीज एंड लाइफ इटसेल्फ? हम लोग अपना रिप्रोडक्शन क्यों करेंगे, आगे क्यों बढ़ाएंगे? शुड वी कंटिन्यू टू मेक गैसोलीन पावर व्हीकल? Everything which is related to the environment, that is having two answers always, whether it is right or either wrong। What environmental obligations do we need to keep your future generations? ठीक है, जो भी रिसोर्सेस अभी हम यूज कर लिए, फ्यूचर जनरेशन क्या छोड़ के जा रहे हैं? ऑल आर द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स। इज राइट फॉर ह्यूमन नोइंगली टू कॉज एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज, कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे कि कोई स्पेसीज हम लोग एक्सटिंग कर रहे हैं, कोई इसको मार के
फॉर आवर ओन सेक्स कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज राइट और रॉन्ग? देन हाउ वुड बी द बेस्ट यूज टू कंजर्व द स्पेस एनवायरनमेंट एंड शुड बी एक्सपांड लाइफ? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करेंगे? ये सारे चीजें, ऑल these things are actually comes in our mind and we have to judge these things whether it is right or wrong. So part of environmental philosophy that consider extending the traditional boundary of ethics from solely including human to including non-human world. तो सारे चीज में एक तरफा हो गया ह्यूमन का बेनिफिट, दूसरा हो गया नॉन ह्यूमन बेनिफिट। दैट मीन्स ह्यूमन बेनिफिट मतलब जो एनिमल्स सॉरी जो लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए, नॉन ह्यूमन बेनिफिट किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट ऑफ वाइल्ड लाइफ, बेनिफिट ऑफ प्लांट्स, बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंट, ये सारे चीज हो गया नॉन एनवायरमेंटल बेनिफिट। ये दोनों के बीच में हम लोग बैलेंस देखेंगे कि कौन सा तरफ ज्यादा इफेक्टिव है। इन expert influence a large range of disciplines including environmental law, environmental sociology, ethology, ecological economics, ecology and environmental geography. While deciding these things, which कहाँ मतलब किस तरफ ज्यादा झुकाव है, एनवायरमेंट के बेनिफिट्स में है या ह्यूमंस के बेनिफिट में है? तो ये सारी चीज हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। जियोग्राफी एरिया, इकोलॉजी, इकोसिस्टम्स पे लेके जो भी इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा, लॉस फुलफिल हो रहा है कि नहीं। दीज आर सम कॉल्स अंडर द एनवायरमेंटल इथिक्स। सो कैसे स्टार्ट हुआ? अर्ली एनवायरमेंटल इथिक्स क्या है? द रूट्स ऑफ एनवायरमेंटल इथिक्स आर एंशिएंट because you have seen in history so much large number of movements are there, large number of सत्याग्रह आंदोलन, जैसे भी जहां से भी देखा कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह होता है। सो इन पास्ट हिस्ट्री यू हैव टू सीन मेनी आंदोलन एंड सत्याग्रह आर आल्सो हैविंग, जैसे कि चिपको मूवमेंट हो गया, कुछ हो गया, नर्मदा वैली आंदोलन हो गया, बहुत चीजें ऐसे जो वो लोग करते हैं। सो दिस इज एनवायरमेंट, not modern, this is ancient. The modern or environmental protection grow problems and industrial revolution, जैसे इंडस्ट्री बढ़ रहा है, पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं, so we have more questions on this environmental ethics. ये कुछ है, जरूरत नहीं है। Then world view on ethics, world view and local view, there are actually two perspectives up there. मान लो एक क्वेश्चन एग्जांपल मैंने दिया, डैम बनने का क्या राइट है या रॉन्ग है, तो इसका क्या होता है, अपना एक खुद का प्रोस्पेक्टिव होता है, फॉर दैट इज लोकल व्यू। एंड व्हाट इज वर्ल्ड व्यू? ठीक है, कोई एक दो पर्सन के लिए ठीक बेनिफिट नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन मान लो बहुत लोग को बेनिफिट मिल रहा है तो यू शुड गो विद दिस। सो देयर आर वर्ल्ड व्यू ऑन द एथिक्स। सो व्हाट आर द वर्ल्ड व्यू? morality, morality one of the issue with every world view addresses but which has no empirical basis for the answer. moral मतलब सही है या गलत है, moral बोले ना, ये morally सही है। every world view has approaches figuring that we should be considered right or wrong, but the basis of undertaking it does come out from the empirically provable foundation. That means what is empirically foundation? कोई empirical means proof, कोई भी चीज का प्रूफ होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं सही है, हमारा दिल से बोलते हैं सही है, बट वी हैव नो प्रूफ फॉर दैट, इसको बोलते हैं मोरालिटी। मोराली इट कैन बी गुड बट वी हैव नो प्रूफ। कोई चीज मोराली इट इज बैड बट देयर इज नो प्रूफ, एंड दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल बेसिस आंसर्स। दैट इज मोराली राइट हो सकता है बट देयर इज नो प्रूफ। तो इसका जो भी है वर्ल्ड व्यू में किसका प्रूफ होता है, किसका प्रूफ नहीं होता है, बट मोरली वी हैव टू डिसाइड whether it is right or wrong. So there are four types of world view was there. First is people think, what do people are thinking about this particular questions. Then the world works, उसको सही से काम कैसे होता है, then whether they are fit to the environment, to the world or not, and the ethics, whether you said it is okay or not. So the world view, it refers our personal feeling about issue regarding the environment. कोई भी चीज करना का मतलब we have to think in correlation with the environment. Every work that is directly indirectly related to our environment, कोई भी चीज आप कर लो, for any anthropogenic activity, because we are mostly humans and we are relate our human to the environment,
whether it is right or wrong. So this includes perspectives how earth and its resources to be used. Environment means environmental and resources, how the resources are used, that is related to human benefits, and it is heavily influenced by this vision of the total reality and the collection of the value and perception of that organization our lives. उसको हिसाब से कैसे उसका व्यू है, that can be influenced by so many factors. So environmental worldview can be either three types. First is human centered, second is earth centered, and third is so combination of both human and earth centered. Human centered, what is, let's see one by one. That means benefit of human centered worldview is the planet's most important species are human. So whatever may be the things we are going to do, whether it is benefit for the human or nature, if it is more benefit for the human than nature, then it is called human centered worldview. If the benefit is more towards the environment or nature, that's called earth view, and both are balanced, then it is called combination of both. So the earth has unlimited supply of resources, even there are shortages, we can find substitutes. ये सारे these are the views, that means ये हम लोग बोल सकते हैं in the benefit of human, मतलब human के साइड में these are the answers. Nature is the मदर नेचर, वी कहे अनलिमिटेड रिसोर्सेस, कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोलते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, बट इवन इफ देयर इज रिसोर्सेस, ह्यूमन क्या होता है, उसका अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो ह्यूमन कैन नॉट डाई. दैट मीन्स दीज आर द व्यूज फॉर द ह्यूमन, नॉट अगेंस्ट. सो वी कैन सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और आवर टेक्नोलॉजी. मान लो कुछ प्रॉब्लम हो भी गया तो हम लोग अपना बुद्धि से सॉल्व कर देंगे. Our success on the earth depends on how we can understand, control and manage the earth life supporting system. That means we are the most intelligent species in the earth, so we are own responsible for the managing life, and the potential of the economic growth limitless, and more economic growth is always good. Human का development जो है always be better whatever may be the cost. So these are the benefits, or these are the views for the human center. That means the for human, not against. Then लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन सेंटर व्यू, जो सारे तो ह्यूमंस के बारे में फॉर में नहीं जाएंगे, कुछ अगेंस्ट में जाएंगे, तो क्या क्या लिमिट है. वी डी नॉट हैव एनफ नॉलेज अबाउट द अर्थ बिकम इट मैनेज. ऐसे भी कुछ है जो हम लोग मैनेज नहीं करना आता है, बिकॉज नेचर इट्स ओन टेक टूल्स, उसका अपना हो अपना मैनेज करता है. वी कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग इन नेचर. वी आर नॉट एवर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इन द अर्थ. कितने स्पेसीज हैं, कहाँ क्या है, वो भी हमको नहीं पता. So how we can manage the ecosystem, how of the earth? Free market system would not be save the earth because profit maximization takes earth capital. हम लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा रीच हो गए तो ठीक है, मानते हैं आप पैसे कमाओ, डेवलप करो, बट विथ ए सर्टन टाइम यू शुड नॉट बी मोर देन द नेचर. आपको बीमारी ज्यादा पड़ गया, जितना पैसे है भी कोई काम का नहीं रहेगा उस टाइम पे. सो नेचर्स आर मोर एज कम्पेयर टू ह्यूमन. सो ऐसा भी होता है कि एक टाइम पे द मनी और द डेवलपमेंट कैन नॉट बी सपोर्टेड फॉर ह्यूमन बीइंग. सो ह्यूमन सेंटर व्यू फोकसेस शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट रिगार्डलेस ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. जितना भी पॉल्यूशन हो, जो भी है, वी शुड नेग्लेक्ट आवर एनवायरमेंट एंड ऑलवेज थिंक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन. दैट इज नॉट गुड. Spaceship view would not because human interest to the earth often simplified. That mean बोलते हैं ना, दूर का पहाड़ सुंदर दिखता है. दूर से कोई चीज देखा जाए तो यू कैन नॉट विजुअलाइज द रियल प्रॉब्लम इनसाइड इट. स्पेस से, जैसे कि हम स्पेस से अर्थ को देखोगे तो कितना सुंदर दिखेगा. तो whenever you come to earth, then you can go what is the pollution, what is the problem inside the earth. Similarly, whenever you go near to the problem, then you visualize what is the thing. Similarly बोलते हैं बाहर से दुनिया अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है, but you are involving actually that can be give you a real picture. So this is the limitation. Then come to life on earth center view. Earth center view means it is against human, actually not against human, but it is for the earth or for the nature. So this viewpoint see the intrinsic value of the all from the life irrespective of all humans.
सिर्फ ये ह्यूमन के बारे में नहीं सोचता है. दिस व्यू इज मेनली फोकसेस all living organisms present in the earth, that may be human, animals, plants, organisms, everything. Nature exists not only for human and for all species. पहला व्यू में क्या था, अब हम लोग सुपीरियर हैं ह्यूमन, हम हमारे बारे में सोचेंगे. वी कैन नॉट बी थिंकिंग ओवर ऑल अदर क्रिएचर्स. बट दिस अर्थ सेंटर व्यू, ये जो मानने वाले लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हम लोग इक्वल हैं, कोई भी एक ह्यूमन इज आल्सो एनिमल एंड देयर आर इक्वल राइट्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग एनिमल्स फॉर द अर्थ. सारे प्राणी जीव जंतु समान अधिकार है वहां पे जिंदा रहने का, और उसको लाइफ में इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस यूज करने के लिए. ये उनका व्यू है. Then factor that influence our world view, and both view जो है दोनों सोचते हैं equally, that is both view. Then what are the factor? Beliefs and practices our family and society. जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन पॉपुलेशंस को जैसे कंट्रोल कैसे करते हैं, जो टाबूस होता है, जो बिलीव्स होता है, जो रिचुअल्स होता है, दैट्स कंट्रोल. सिमिलर थिंग द व्यू, आपका कौन सा व्यू है, आइदर यू हैव ह्यूमन सेंट्रिक या वो नेचर सेंट्रिक या बोथ. दैट मीन्स ऐसे बोल सकते हो कि नेचर लवर हो या ह्यूमन के बारे में सोचते हो या दोनों के बारे में सोचते हो. दैट डिपेंड्स on your beliefs and practices and society and family and culture where you live. एक एग्जांपल देता हूं. If you are a Hindu, then in our Hindu culture or Hindu religion, we have worship so many trees, animals, and the different kinds of things, and this is mostly the thinking or in the nature perspective, not human centric. बिकॉज हमारे देवा देवियों का हर किसी का एक वाहन रहता है, पशु पक्षियां, हम पेड़ को पूजा करते हैं. दैट मीन्स वी आर गिविंग इक्वल इंपोर्टेंस टू द ह्यूमन एज वेल एज अदर स्पेसीज. दैट इज व्हिच सेंट्रिक व्यू, दैट इज वर्ल्ड नेचर सेंट्रिक व्यू, not only human centric view, and that may be also human centric view. So that means it's having equal nature as well as human centric. So it is both centric view. Then second is personal experience. Obviously जिसी का पर्सनल एक्सपीरियंस जिसके ऊपर होगा उसके बारे में सोचेगा. Then education, obviously education also broaden the aspect of knowledge. क्या हम लोग नेचर का डैमेज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये सारी चीजें एजुकेशन के बाद आएगा. तो जैसे ही हमारा नॉलेज बढ़ते बढ़ते जाएगा, we should thinking in both way. So nature must be experienced directly to compete the environmental education. That's what environmental science is the most important subject to know every human beings present in earth. So it is a broad field and covers all the things to gain the knowledge, to think our view towards the environment as well as all the species, not only humans. So ये देखो वर्ल्ड व्यू में क्या है, एक्सपांडिस्ट वर्ल्ड व्यू, इकोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दैट मीन्स व्हेन वी आर थिंकिंग on ecological sector and human centric sector simultaneously, that comes up to the sustainable development. That means uses of the resources without compromising the future generation, or without having compromise or without damaging our environment. That means in a wiser way. Okay, the expansionist world view, एक्सपांडिस्ट जो है वर्ल्ड व्यू, उसका बारे में देखते हैं. दैट मीन्स जो नेचर को ज्यादा करते हैं. एक्सपांडिस्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सपांडिस्ट पॉलिसीज ऑन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स. सम हैव लिंक्ड टू द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट इज मोस्टली ड्यू टू द ह्यूमन और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी और ह्यूमन डेवलपमेंट. वी सैक्रिफाइस टू द नेचर. This is the expansionist world view. This view is also necessary. We cannot say that this is wrong, because when we are thinking our development, human development, so we need to explore the nature and expand the view, expand our own development. So this is also very much necessary. दुनिया में हर जगह गलत है तो सही भी है, तो गलत होना जरूरी भी है. हर कोई सही होगा तभी भी गलत एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो दैट्स मीन एवरीथिंग इज नेसेसरी. विलियन जब भी रहेगा तभी हीरो आएगा, सिर्फ हीरो में काम नहीं चलने वाला. दैट्स व्हाई दिस इज very much necessary. Then ecological world view, that means all embracing coherent world view that promotes the harmony and for the balancing of the ecology of or environmental
in balanced condition. That is, that satisfy biological, social, and spiritual needs. That means it is called ecologic worldview. That means earth-centered view. It remains balanced or harmony, maintain harmony, equilibrium between environment and human interactions. So our spiritual, ecological, and biological both are maintained. Our ancestors are very much wise, so they are incorporated these things in our mythology, in our religion, so that peoples are at least unknowingly that are balancing the earth, balancing the total systems. Sustainable development, obviously, the sustainable development is the development without compromising the environment. So when we are thinking both way, both human centric as well as earth centric, that means this is called as sustainable development. So incorporate parts of the two world views. That means जो economic कौन सा वर्ल्ड व्यू, ह्यूमन सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू एज वेल एज अर्थ सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू, दोनों मिला के होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Then come to ethical perspectives. So let's see, there are total 6 perspectives. What are these? Let's expand one by one. First is anthropocentric, second is stewardship, third is biocentric, fourth is animal rights, fifth is ecocentric, and sixth is ecofeminism. It is very much important for what are the ethical perspectives. So let's understand one by one. Anthropocentrics, as the word anthropogenic or anthropocentrics, this is mostly favor or for the human only. All human activity, irrespective of all anything. कोई दुनिया भाड़ में जाए, हमारा पहले भला हो, ये लोग ये सोचते हैं. Humans are placed the domination of the nature. हम लोग ह्यूमंस इसलिए हैं क्योंकि हम लोग दुनिया में राज कर सकें, ये ऐसे सोचने वाले लोग हैं. And they have right to use everything, every resources unlimitedly. ये लोग ऐसे सोचते हैं. मतलब this perspective of view that is thinking like that human are superior than other, so we are born here for dominant other species and natures. ये लोग ऐसे ही सोचते हैं. This is very much harmful. Then next perspectives is called stewardship. What is stewardship? Humans have responsibility to manage care the nature. ये लोग सोचते हैं ठीक है, we are the superior, but as a superior we have also responsibility to manage wisely to the nature also. Unlimited यूज नहीं करेंगे हम लोग unlimitedly. जैसे कि कोई सुपर पावर मिल गया तो along with super power there is called responsibility also comes. So human as a superior than all other things, we have also responsibility. So ये लोग ऐसे सोचते हैं ये perspectives में. Humans and non-human are mostly balanced in the life for a better life. जो बाकी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों क्या होंगे, साथ साथ में बैलेंस करके चलना है. तो these are called stewardship. That means balancing, or humans are superior okay, but we have also responsibility to balance the nature. Humans are the part of the nature rather than masters. ये उनका व्यू है. हम लोग ठीक है सुपरियर हैं but not masters. We cannot use it as a uncontrolled way. We are responsibility to maintain or manage all the things. ये लोग ऐसे सोचते हैं. Then third is biocentrism. वर्ड जैसे भी आपको पता चल रहा है, बायोसेंट्रिज्म, all living organism have increasing value and rights regardless they are the useful or not. ये लोग ये व्यू है वर्ल्ड में, पृथ्वी में जितना भी कोई भी प्राणी है, एनिमल है, कुछ भी है, सबका इक्वल वैल्यू है. ह्यूमन आर नॉट सुपीरियर और अदर थिंग्स आर नॉट सुपीरियर, ऑल आर इक्वल. जितना भी जीवन है अर्थ में, ये लोग का व्यू है ऑल आर इक्वल्स, whether it is useful to human or not. कोई भी प्लांट है, एनिमल है, वो है, जिंदा है, मतलब whether it is useful or not, it is very much all are equal. ये लोग ऐसे सोचते हैं. This is called biocentrism. Next is called animal rights. Obviously ये वर्ड हमने सुना हुआ है. कोई एनिमल के ऊपर कोई क्रूएल्टी कर रहा है तो एनिमल राइट्स वाले आ जाते हैं, उनको केस लगा देते हैं. So these views, they are thinking that each individual organism of the value, not the group. That means ये लोग जो बायोसेंट्रिक है, ये what is the difference between biocentric and animalistic?
बायोसेंट्रिक बोलता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द सेम वैल्यू whether it is right or wrong or whether it is useful or not. बट ये जो एनिमल सेंट्रिक एनिमल्स राइट्स वाले क्या कहते हैं, हर ऑर्गेनिजम्स नहीं, हर इंडिविजुअल, एनी एवरी इंडिविजुअल व्हिच हैव लाइफ, maybe the animals particularly, they are equal rights and they have also rights to live freely and independently in the living world. So we should not be harm them or we should not be interfere them. That is called human animal rights. ये होता है animal rights. Then lastly ecocentric. This ecocentric और भी एक है, ecocentric is based on the view that one self should do everything that supports one's own interest and profit. That means in this type of perspectives कोई क्या करेगा, everything is do because its own interest और प्रॉफिट, उसका खुद का इंटरेस्ट हो, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में पता नहीं, लेकिन उसका क्या इंटरेस्ट है उसके ऊपर जाएगा। आपका एनिमल्स के ऊपर इंटरेस्ट है पार्टिकुलरली, दैट इज डिपेंड्स ऑन द एवरी पर्सन टू पर्सन एंड द पीपल, सॉरी द होल इज मोर इम्पोर्टेंट द इंडिविजुअल पार्ट्स। वो भी सबको साथ में लेके चलता है, बट इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर्संस। ओनली वन सेल्फ हैज इंटरेस्टिंग वैल्यू, सिंगल उसका ही इंटरेस्टिंग वैल्यू है जिसका वो सोचता है। दैट मींस अदर ह्यूमंस एंड नेचर्स हैव इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। मतलब ये बोलते हैं कि इकोसेंट्रिक दैट मींस इकोलॉजिकल हैव इट्स ओन इट्स वैल्यू। मान लो कोई इको वाला ये सिस्टम है, तो दैट लेट्स से एलिफेंट इट्स हैविंग इट्स ओन वैल्यू इन द इकोलॉजी और इकोसिस्टम। दैट मींस अदर आर नॉट useful for the elephant or other are not equal for the elephant. The person who is ecocentric, they are thinking for a particular individual or particular group for this, and other have not nature value, they have instrumental value. Instrumental value means they have only either useful for that, for any purposes like for economic purposes, for the livelihood purposes, for the shelter, for their food, everything. So any action is based on the personal wealth. That means जो पर्सन क्या सोचता है ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है। Then last is called ecofeminism. Ecofeminism is the pluralistic non-hierarchical relationship philosophy that suggests that humans would be concentrate themselves to the nature on a non-dominating way. Actually ये इको फेमिनिज्म वाले क्या कहते हैं, एज फेमिनिज्म मतलब फीमेलशिप, ह्यूमन आर नॉट सुपीरियर एंड वी आर शुड नॉट बी रूल ओवर द नेचर, बट वी आर पार्ट ऑफ द नेचर बट नॉन डोमिनेंट वे। द नेचर इज डोमिनेंट टू अस, नेचर इज डोमिनेंट टू ह्यूमन बीइंग। नेचर हमको और ह्यूमन बीइंग को, जो भी एनिमल्स है उसको कंट्रोल करता है, नॉट ह्यूमन कैन बी कंट्रोल द नेचर। इनका सोच यही है। So these are the different perspectives, 6 perspectives for the ethical environmental ethics. So now think, what is your perspectives towards the environment? What is your environmental ethics beliefs? Whether you are human centric, whether you are eco-centric, whether you are earth centric, or whether what is your perspectives. So you have to think. Then next is called environmental justice. Justice means what happen if we are thinking all our humans are superior and other things are inferior in front of us. That means we are injustice to other animals and plants, so that sometimes there are rules are made to protect the nature, environment, different government body, different all the things are comes forward towards give जस्टिस टू एनवायरमेंट एंड अदर वाइल्ड लाइफ। आप जैसे कि अभी रूल बना है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ को अपना नहीं हंटिंग पोचिंग आर बैंड, इफ यू आर आल्सो नॉट परमिटेड टू कट इवन ट्रीज। आपको गछ भी मतलब पेड़ भी काटना भी आपको क्या है, इलीगल है। तो यू हैव टू ब्रिंग परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ए ट्री। तो ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है, दीज आर provide the justice for our nature. So civil rights
are also there for environmental protection. That's why different protections, Environment Protection Act, Wildlife Protection Act, ये सारे चीजें comes into the force due to the giving the justice to the environment and the wildlife. Issues of environmental justice में भी बहुत सारे घोटाला है. क्या क्या है? Environmental racism and toxic colonization. What is this? Environmental racism is the placement of low-income minority community of proximity environmentally hazardous and degrade environmental toxic pollution waste for the urban decay. And these are the views to the exact definition, the interplay between the environmental issues like different indicators that is sustainable. That means environmental racism means sometimes what happen in particularly in India, we are reading, we are having literacy, we are having knowledge about environment. जैसे कि हम लोग को पता है environment is very much important, nature is very much important, ये सबको पता है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग ऑलवेज. हम लोग क्या करते हैं, स्लम्स एरिया है, रास्ते में कचरा फेंकते हैं, बट देर आर वी आर ऑल्सो यूजिंग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बहुत चीजें वी आर डूइंग नॉनली. दैट इज आवर क्या बोलते हैं, मजबूरी है ये सारे करना. सो ये करने से क्या होता है, ए पार्टिकुलर रेस विल बी फॉर्म. रेस मतलब पार्टिकुलर टाइप ऑफ पीपुल्स और पार्टिकुलर टाइप ऑफ people or human, they are forced to live in that condition. जो आर these are very poor, literacy नहीं है, poor है, खाने के लिए वो लोग तरस रहे हैं, ऐसे लोग क्या होता है, they are forced to live in slums area with toxic water, toxic air, toxic pollutant, unhygienic condition. So these are produce another kind of race that is called environmental racism. वो तो ठीक है, हिंदू मुस्लिम ठीक है, लेकिन जो लोअर लोग हैं जो कि पिछले एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंडर में फोर्स में रहते हैं, दे आर कॉल्ड एनवायरमेंटल रेसिज्म एंड वी कैन नॉट डिनाई फॉर दैट ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स है ये सारे होने के लिए. देन नेक्स्ट इज कॉल्ड टॉक्सिक कोलोनाइजेशन. Obviously, this use of the underdeveloped states an alternative to dispose of the hazardous pollutions. लोग अपना, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, some peoples are forced to work in that conditions and exposed to the toxic points of view, hazardous points of view, because they are underdeveloped or the economic society is very low. So the things they are forced to colonize in this area or in this pollution, toxic pollution state. So these are forming a toxic colonization, and these things are very much important to provide environmental justice to them. Environmental justice means we have to check the standards, the pollutions, we have to make law to dispose the pollutions, pollutants, all the things. These are comes under these two things. People have right to what they produce themselves, but man has another right, declare the fact of his existence and the right of use or right of the gift of nature, which is mainly most important for all of the worlds and total in the world. That means all humans are also responsible for what they will be in the future or they are should be live. मतलब आपका जो सोच है, that is either good or bad, that will be depend how your quality of life will be. ये उसके ऊपर पे डिपेंड होता है. So all these are environmental, it comes under environmental ethics and environmental justice. All are related to the environment. What is our thinking or what is the perspectives towards the environment or mother nature. नेक्स्ट और क्या है इसमें, urbanization, industrializations. We have time for that, so let's finish this urbanization, industrialization. Environmental ethics समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? यस सर. हाँ सर. नेक्स्ट इज urbanization and industrialization. ये थोड़ा सा ज्यादा है, नहीं बड़ा. व्हाट इज urbanization?
ऑर्गेनाइजेशन also किसको बोलते हैं, in इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको बोलते हैं? बोथ आर developing इंटरलिंक्ड। the cities. हाँ, हाँ बताइए। developing the cities, infrastructures, हाँ, मतलब टाउन की तरफ जो भागते हैं हम लोग, town की क्यों तरफ, भागते yes, हैं? towards the cities, towards the हाँ, इन सर्च ऑफ livelihoods that may be available in urban area, not in rural area। लोगों में जो गांव एरिया में ज्यादा नहीं होता है तो वो लोग टाउन की तरफ भागते हैं और अर्बनाइजेशन बढ़ता है। एंड दैट इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज इंडस्ट्री जहाँ पे डेवलप होता है वहाँ पे आसपास अर्बन हो जाता है, फिर लोग वहाँ भागते हैं। सो व्हाट आर द challenges or what is urbanization, how this related to environment or industrialization, that is industrialization actually starts from this 1960 era। जैसे कि 1960 से पहले इंडिया में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, so this industrialization start after 1960 and due to that so many environmental problems occurs or urbanization also developed due to the industrialization। So growth of urban population mainly due to the invention and technological allows that grow factories, जहाँ पे फैक्ट्रीज बना इंडस्ट्री हो गया, स्क्रैच मार्केट जहाँ पे बढ़ा, इमिग्रेशन मोस्ट मूव टू द आइदर टू द सिटी एक्सपांडिंग द पॉपुलेशन 10 million to 15 million कोई जगह पे, इट इज ड्यू टू द दिस urbanization। So urbanization is the movement of the people from rural area to the cities। सिटी में ज्यादा लोग मूव होते हैं ड्यू टू द अवेलेबल रिसोर्सेस और ड्यू टू द लाइवलीहुड्स, अर्निंग लाइवलीहुड्स, और ड्यू टू मे बी द अट्रैक्ट टुवर्ड द फैसिलिटीज, और ड्यू टू द इमिग्रेशन और माइग्रेशन दैट टेक्स प्लेस। So the increase in population of the urban area in cities is increasing day by day। So this is the biggest challenge or organization। अभी ज्यादा लोग आ रहे हैं बिकॉज द स्पेस इज लिमिटेड। सिटी एरिया में क्या होता है, जैसे मुंबई में जाओ आपका, वहां पे एक 1 BHK फ्लैट कम से कम 20,000 लेगा उसका, या 15,000 लेगा उसका, ये मतलब भाड़े, रेंट। एंड ऑल्सो देयर इज, यू कैन नॉट फाइंड इवन इन सो मच रेट। तो उसमें स्पेस का तो प्रॉब्लम है। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सिटी आर द पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन a small confined space or small housing। एंड ऑल्सो सैनिटेशन प्रॉब्लम, अच्छा से सैनिटेशन भी नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ज्यादा लोग भीड़ हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की भी भीड़ जाम हो जाएगा वहां पे। जॉब्स, वाटर, ऑल द थिंग्स आर इंक्रीजेस इन द urbanization urban area due to the more number of people are moving towards the urban in a confined space। कम जगह पे ज्यादा लोग वहां पे मूव हो जाते हैं। तो these are the some challenges or in the urbanization area। So why did migrants settle in cities? क्यों मूव होता है अर्बन की तरफ? Because cities were the cheapest place to live। सिटी में और फैसिलिटीज मिलता है and they can earn livelihood। The closest to everywhere is arrived in the United States, especially the New York and factory offer many jobs to unskilled labor। ये यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल दिया हुआ है कि वहां पे ज्यादा लोग मूव होते हैं बिकॉज दे हैव फाइंडिंग जॉब और लेबर, स्किल हो अनस्किल हो, दे कैन बी एंगेज इन द अर्बन एरिया। And migration from rural area, many also move to the rural from the rural area because of technological reduced number of laborers needed। ज्यादा लेबर जरूरत होता है। एस्केप रेशियल वायलेंस इन साउथ, मान लो आपका कोई साउथ का रेसिज्म है तो क्या होगा, वो अपने जगह छोड़ के दूसरी जगह भाग जाएगा। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का रिवर्स हुआ तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए लोग, या पाकिस्तान से इंडिया आएंगे हिंदू लोग, ये भी हो सकता है माइग्रेशन करने का रीजन। एस्केप पॉलिटिकल अपोजिशन, ये भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वैकेंट भी हो सकता है। एंड ऑल्सो बेटर इज सीक बेटर जॉब। दीज आर द मोस्टली द रूल कॉजेस फॉर द माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया। So these are the problems in the urban area। Housing, lack of available housing lead to many families lives in tenements। खुद का घर नहीं होता है, जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोग क्या भाड़े में रहते हैं, तो टेनामेंट्स में रहना हो जाता है उनको। एंड दैट but sometimes is also not available proper tenement for the living। poor people needed got around cities develop mass transit subway and street। ऐसे भी लोग मिलते हैं कहीं कहीं भी अंडर ब्रिज का नीचे, पुल या पोल का नीचे ऐसे भी लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग लेबर टाइप का लोग सो जाते हैं, रेलवे स्टेशन में सो जाते हैं। तो दे आर फोर्स्ड टू लिव इन, दे आर प्रॉब्लम्स।
देन वाटर, लैक ऑफ पाइपिंग सिटीज लीड टू नो रनिंग वाटर, सबको पानी सुविधा नहीं होता है। देन उसके बाद डिजीज हो जाता है, सो मेनी पीपुल लिविंग इन स्मॉल स्पेस, लैक ऑफ सैनिटेशन, देन लैक ऑफ मेडिकल केयर, देन ऑल्सो दैट इज मोर प्रॉब्लम arises. Sanitation means not only the cleanliness, that also the municipal solid waste that also generated due to large number of people are living in the cities. And for the things, crime also increases. देखो जितने बड़े बड़े cities है उसमें आपका पड़ोसी कौन है आपको पता नहीं होता है, or due to these problems their crime rate also increases. Then fire होने का चांस भी रहता है. They are the normal urban problems in cities. The industrialization क्या है? Actually the increase of industry or growth of industry in order to develop the nation or develop for the progress in many sectors, industry has been evolved. So this is called industrialization. It has come to graded as synchronous with economic growth of the development. जितना इंडस्ट्री बढ़ेगा उतना देश का डेवलपमेंट होता जाएगा. So as India is a developing country, in rapid industrialization takes place in last 20 years. बहुत सारा इंडस्ट्री बढ़ रहा है अभी भी, industry is going on. So we are now in a rapid industrialization stage. So in order to grow economic growth and development of the nation, we have compromised to the different consequences to the nature. तो नेचर के साथ जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, that you can neglect, we have to neglect, that is the consequences, उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा. So this economic growth and the industrialization are the part of the developing nation. Industrialization can also help the progress in agriculture, trade, transport, every sectors, economic activity, all development. These are depend on the industrialization. जो देश में जितना डेवलप है, that means they are industrially developed country. और industrialization उसका ज़्यादा अच्छा है. Then it make best possible use of human and physical resources. That is either there is that industry may be small scale industry, large scale industry, or medium scale industry. So it depends however may be. It is the process in which society or country or the world transform itself from a preliminary agricultural society into the manufacturing goods and services. This is the proper definition of industrialization. That means क्या होता है? Agricultural society, पहले लोग their peoples are mostly depend on agriculture for the livelihoods. Now we are shifting our livelihood from industry is agriculture to economic agriculture to industry in the form of goods and services. So this industrialization requires large number of machines, large number of laborers, large number of different things in order to create or in order to solve also the different issues regarding the benefit of humans. So this industrialization is very much necessary for the development of any states, any country, any nation. So what is the importance of the industrialization? There are so many importance. जैसे कि बोला कि economy depends on economy development and it industrial growth increases the nation's GDP increase होगा. Then foreign currency उसका intake increase होगा, export import बढ़ेगा, recognitions होगा, land in order to reduce the increasing pressure population economy rapid industrialization जरूरी है क्योंकि लोगों का जॉब करना, उसका लाइवलीहुड चेंज होना सब तो जरूरी है. लैंड इज लिमिटेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अनलिमिटेड, क्योंकि जमीन जो है लिमिटेड है, कितना खेती करोगे. बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होगा? वो है दैट इज नॉट लिमिटेड, कुछ भी आप बना सकते हो. टू सेट अप लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री, more employment is there, more opportunity and more number of job for unemployed people that can be done. Agriculture cannot use the resources, but industrialization use so many resources of the nature. जैसे कि कोई एल्युमिनियम, आयरन, ये सारे चीजें एग्रीकल्चर में बहुत ही कम यूज होता है. तो इंडस्ट्री जैसे ही आता है डेवलपिंग कंट्री, दैट टेक्स देयर यूजेस आर वेरी मच increases for the resources. Industry can make use of waste material, waste to energy भी हो सकता है. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज द होराइजन फॉर एनेबल तो एजुकेशन एंड रिसर्चेस वो भी बढ़ेगा. दैट कैन यूज मोर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होंगे. देन देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स और इट इज नेसेसरी टू increase the industrialization. So industrialization importance is very much more as compared to the agricultural activity.
The role of industrialization in the development: increase per capita income, growth in international trade, high level of investment, green generation of employment, meets the requirement of people. These are the mostly things the industrializations are nowadays in India. This is growing because we are developing country, so it is necessary for the India to go to industrialization state. Advantages: the growth of industry has resulted larger scale of production of goods and services, and the consumer will get cheaper rates. कोई एक कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है तो अपना मोनोपोली दिखाएगा, 10 कंपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपको चीपर रेट में वो सब चीज मिलेगा. देयर इज अ सेविंग ऑफ टाइम. ऑब्वियसली मशीन्स आएगा तो जो लेबर में होता था इंडस्ट्री होने से की वजह से टाइम सेव हो जाएगा. इट हैज रिजल्टेड कंसिडरेबल राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऑब्वियसली द नंबर ऑफ सब्सटेंस और सब्स्टिट्यूट्स कंज्यूमर्स गुड्स आर अवेलेबल. एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा. मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, रिसर्च, ऑल आर growing up. Industrialization creates new job opportunity. It has also resulted in development of new modes of transport and quick mode of transport. एक जगह पे दूसरी जगह जाना, मोबाइल फील्ड जैसे कि बात करना, ये सारे ड्यू टू मेनली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. As there is many benefit, so there are disadvantage of the industrialization. ये क्वेश्चन आ सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेनिफिट और क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. So immediate result in the gradual disappearance of many natural resources. जैसे जो नेचुरल रिसोर्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड एज मच, ज्यादा से ज्यादा उसको वेस्ट हो जाएगा. पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड, सारे पॉल्यूशन कर देंगे हम लोग. द इंक्रीज ऑफ द वेहिकुलर ट्रैफिक and launching of spaceship, rocket, all these also making different noise pollution, air pollution, dust pollution, सारे चीज that are mostly hamper to the environment and mother nature. And so industrialization is opposite to the environmental benefits. So the general dirty unhealthy conditions are around industrial sites. जहां जहां पे इंडस्ट्री होता है उसका देखना आसपास में बहुत सारे अनहेल्दी अनहाइजीनिक चीजें होता है, स्लम्स डेवलप हो जाते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. और क्या हो सकता है, देयर चाइल्ड लेबर इंक्रीजेस इन फैक्ट्री, छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा देते हैं. एक्सप्लोइटेशन ऑफ पुअर बाय द रिच, जो इंडस्ट्री पर्सन है वो ज्यादा धनी होता जाता है, रिच होता जाता है, जो पुअर है वो पुअर होता जाता है. द ग्रेजुअल डिसप्लेसमेंट ऑफ मैन पावर इंडस्ट्री लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट. जो मशीनरीज ज्यादा हो गए तो लेबर कम हो जाएंगे, लेबर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. There have been decline in spiritual value of the different things, that also due to the industrialization. Artificial things हो रहा है. So these are different disadvantages also. So how does industrialization lead to urbanization? Because industrialization urbanizations are related. People are started moving for their jobs and for the bigger cities, for the facilities. So urbanization is the effect of industrialization. ऑब्वियसली पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन होते जाएंगे सिटी में, एंड अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजेस. एंड अर्ली फैक्ट्रीज पोल्यूटेड a lot. Cities or ITs were incredibly polluted and these conditions are usually very bad. तो पहले क्या होता था, ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्स्ट इन अर्ली व्हाट हैपेंड, द pollution control technology and the new technology are not so far. So industrialization having a lot of causes pollution to the environment. But nowadays there are so much techniques are there through which we can minimize the pollution of the or consequences of the industrialization. So how did the industrialization lead to consumerism? That means उसमें क्या इफेक्ट आता है, कोई फैक्ट्री बैठता है तो उसमें क्या होता है. पहले तो ज्यादातर लोग माइग्रेट करते हैं, जो जॉब करता है वो भी माइग्रेट करता है, और जैसे कि ज्यादा बिहारी लोग वो लोग भी माइग्रेट करते हैं. जॉब किए वो तो ज्यादातर लेबर लोग रहते हैं फिर भी वो माइग्रेट करते हैं. और गुजराती लोग भी माइग्रेट कर लेते हैं. क्यों, उनको बिजनेस जमाना होता है. किसी को पान दुकान दे दिया, किसी का फैक्ट्री कपड़ा का दुकान दे दिया, किसी को, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपुल्स आर देयर. तो शॉपिंग, मार्केटिंग एंड अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ये सारे भी हो जाता है. machines making faster and cheaper, all the things, trends, people can now buy more, वो सारी चीजें होता रहता है. So these are the main things regarding industrialization and urbanization. इसमें इतना ही सिंपल चीज है. यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, what is how industrialization lead to urbanization, what are the advantage and disadvantage, बस इतना ही.
कोई क्वेश्चन है? No, sir. ओके, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग उसमें जाएंगे, एनालिटिकल Okay, sir. टेक्निक्स में। Okay, sir. Okay, sir. ओके, गुड नाइट। Good night. Take care, sir. Bye. Thank you.